नमस्कार, स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ई व्हीकल। वो गाड़ियां जो कि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भविष्य की गाड़ियां हैं। भविष्य में ई व्हीकल्स ही होंगे और लोग ई व्हीकल्स के ही सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। लेकिन क्या भारत ई व्हीकल के लिए तैयार है? और भारत में उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो बनकर तैयार हो चुका है? इस सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अनुज शर्मा। इनके कई सारे परिचय हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करते हैं। इसके अलावा ई व्हीकल के ड्राइवर्स और ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उसकी जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी थी उसके चेयरमैन थे ई व्हीकल्स के लिए। और एक और इनका परिचय ये है कि भारत में ई व्हीकल्स को लेकर के एक्सपो होता है जो ये हर साल करते हैं और भारत के अलग अलग कोनों में करते हैं। ऐसी ही ई व्हीकल्स की एक्सपो जो है दुनिया के बाकी देशों में होती है। तो अनुज जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि आप ई व्हीकल्स में ही डील कर रहे हैं, ई व्हीकल्स से जुड़े हुए पार्ट्स में डील करते हैं। 10 साल से ज़्यादा हो गया सरकार को आए हुए भी, और भारत में एक तरह से ई व्हीकल्स के चलन कुछ बढ़ते हुए दिखा है। तो क्या भारत का में इसका भविष्य है, और आप कब तक देखते हैं कि लोगों की निर्भरता जो है पेट्रोल डीजल से हटकर ई व्हीकल पे आ जाएगी? देखिए भाई साहब, पिछले कई वर्षों से दुनिया जो सा ऑटोलेट फ्यूल की तरफ जा रही है, उसमें क्रूड ऑयल से हटके आप बायोफ्यूल पे जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएं, या अदर एनर्जी से कैसे एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाए, इसके लिए ही काम कर रहा था। और आप समझो कि मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार पहिया था, और पहिए ने मनुष्य को गति दी और गति ने प्रगति दी। इस प्रगति में जो अलग अलग तरह के वाहन थे, उनको चलाने के लिए जो काम हुआ, उसमें भारत में कभी ये तय हुआ होगा कि इंडियन रेलवेज वो कोयले से डीजल से बाहर निकल के इलेक्ट्रिक पे जाएगी? उस समय इतने वर्ष पहले लोग सोचते होंगे कि इतने किलोमीटर जो ट्रैक हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर, ये कैसे होंगे? पर सरकार ने करके दिखाया। आज आप देखते ही हैं कि मैक्सिमम ट्रैक जो से हैं वो इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। और जब मास्टर प्लान बनने शुरू हुए देश के अंदर अलग अलग मेट्रो सिटीज़ के, तो ये रहा कि जो 40 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर के शहर रहेंगे उनमें मेट्रो कनेक्टिविटी आनी चाहिए। दिल्ली 1952 मास्टर प्लान में ही मेट्रो का बात कर दी गई थी, क्योंकि दुनिया में बाकी शहरों में मेट्रो आ गई थी। और बाद में 90s के अंदर दिल्ली में आपने देखा मेट्रो। मैं जब पढ़ता था कि खंबे के ऊपर से ट्रेन जाया करेगी, तो मैं गाड़ी में से बिजली के खंबे दिखता था कि इसके ऊपर से ट्रेन कैसे जाएगी, पर आज खंबे दिखते हैं हमें। तो मेरा ये कहना है कि जब रेलवे चली गई, मेट्रो चली गई, अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बसेस हैं उसको करने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। और प्लस इन सभी चीज़ों की फीडर के लिए जो 0 माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उससे लाने के लिए काम कर रही है। अभी तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आप बात कर रहे हैं देश में, भारत में, प्लस प्राइवेट के लिए भी हम अभी आगे आपसे बात करेंगे। तो ये तो अभी होना ही था, और पिछले इतने वर्षों से दुनिया और हमारा देश इसमें काम कर ही रहा था और कर ही रहा है। लेकिन आप अभी भी देखेंगे तो सड़कों पे पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ या सीएनजी की गाड़ियाँ भी आपको बहुत दिखेंगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, ईवी जो है, वो ज़्यादा नज़र नहीं आती। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी कहीं ना कहीं एक वजह है। देखिए, है क्या कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता है। और देश के अंदर अगर हम दुनिया से कंपेयर करें तो पॉपुलेशन वाइज हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं। वो लोग तो हमसे कई वर्ष पहले ही डेवलप हो चुके थे। उन्होंने अपना इंफ्रा खड़ा कर लिया था, और उसमें उन्होंने जितना भी इंफ्रा खड़ा किया उसमें उनकी जो बिजली की आपूर्ति थी उसके लिए जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बनानी थी वो पहले ही बना ली थी। मान लीजिए कि आज हमें कहीं पे भी नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बनानी है, उसके लिए बजटिंग करके और उन सबको खड़ा करने में समय लगता है। तो व्हीकल्स रोड पे आने शुरू हो चुके हैं और इंफ्रा बनना शुरू हो गया है। ये ऑन डिमांड है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ बनना शुरू हो जाता है। और थोड़ा हम लोग दुनिया से पिछड़े हुए हैं तो हम थोड़ा स्लो चलते हैं, पर जब हम आगे आते हैं तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है। हम जिन मुल्कों से कंपेयर कर रहे हैं उनकी तो पॉपुलेशन हमारे छोटे छोटे शहरों से भी कम है उन मुल्कों की, और हम तो मतलब बिलियन पॉपुलेशन से ऊपर के लोग हैं। और 18% प्लस माइनस पॉपुलेशन दुनिया की हमारे साथ जुड़ के काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंफ्रा खड़ा होने में स्लो ज़रूर है,
परंतु इस पे काम बहुत स्पीड से चल रहा है और भारत सरकार का विज़न बिल्कुल क्लियर है कि ये इंफ्रा जो सा इस तरह से खड़ा होके आए। इसमें केंद्र सरकार की एजेंसीज जो अर्बन डेवलपमेंट में काम कर रही हैं और जो रूरल में कर रही हैं और जो प्रदेशों की भी लोकल बॉडीज़ हैं इसमें काम कर रही हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसमें आ रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा हो नहीं पाया, जैसे चार्जिंग स्टेशंस की बात करें या आप उसके लिए और भी जो चीज़ें ज़रूरत हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं बैटरीज के लिए, क्या वो उतनी तेज़ी से बन पा रहे हैं कि आगे भारत में लोग अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लें तो चार्जिंग की दिक्कत ना हो? देखिए, हम लोगों की ज़रूरत फेडरेशंस की और जो सरकार की बॉडीज़ की इसीलिए पड़ी कि हम सभी लोगों को एक मंच पे ला के बिठाएं और उन लोगों का क्लब बनाएं और उसमें रिजल्ट निकल के आए। मैं आपको कुछ पिछले 6-7 वर्ष पुरानी घटना बताता हूँ। हमने एक प्रदेश में, यहाँ नाम नहीं लूँगा उस प्रदेश का, उसमें पावर सेक्रेटरी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स, पुलिस कमिश्नर्स और इसके पासपोर्ट के सेक्रेटरी कमिश्नर को बैठ के क्लब बनाया कि हम इतने प्रतिशत वाहनों का इंफ्रा खड़ा करेंगे। अभी लैंड देने वाली जो एजेंसीज थी वो जो टेंडर करती थी पार्किंग का, उसमें वो 1 साल का टेंडर करती थी। अगर आपको बिजली का बड़ा कनेक्शन लेना है तो मिनिमम 5 साल 10 साल का उसको टेंडर होना चाहिए लैंड को लीज पे देने का। तो पॉलिसी नहीं थी। उस पॉलिसी को बनने में, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं नीचे के क्षेत्र में, तो उसमें समय लगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जौन सी थी उनको वहाँ कनेक्शन देने के लिए खर्चा बहुत था, तो सरकारों का बजट नहीं था इतना कि वो एक लेवल आगे इतनी बड़ी लाइनें डालने के लिए पैसा दे सके। और फिर कहीं ना कहीं जो लोकल एक्ट रूल के ऊपर नीचे के रूल बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं गैप था। तो हमने बड़ी कोशिश करके कई प्रदेशों में इसको क्लियर करके दिया। देश में जितने बड़े प्रदेशों में उसमें ईवी पॉलिसी आई और उस पॉलिसी की रिवर्स कैलकुलेशन में अभी काम होना शुरू हो गया। और आप देखेंगे कि आपको अभी आने वाले समय बड़ी तादाद में इंफ्रा खड़ा हुआ नज़र आएगा और हाईवेज के ऊपर भी आपको इंफ्रा खड़ा हुआ नज़र आएगा। अनुज जी, आप ये कह रहे हैं ना कि ये नज़र आएगा, नज़र नहीं आ रहा। यही बात हो रही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है मैं ले तो लूँ और मैं कुछ दूर चल दूँ और मेरी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाए तो मैं तो सड़क पे खड़ा हो जाऊँगा ना। जी, आपकी बात सही है, पर आप ये समझें कि जब भी कोई बैटरी की गाड़ी खरीदता है तो उसको पता होता है कि इसमें कितने किलोवाट की बैटरी है। आमतौर पे अगर हम कार की बात करें तो लगभग वो 250 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर रन करने तक की बैटरी को गाड़ी में लगाता है। तो जो इंटर सिटी या सिटी से बाहर या इधर उधर के वाहन होते हैं उसको खुद ही पता है कि मेरा वाहन इतने किलोमीटर के बाद रेस्ट करेगा और उसको टॉप अप करने में इतना टाइम मिलेगा, तो वो उसकी पहले से ही बात करके जाता है। अभी इमरजेंसी कभी भी किसी भी व्हीकल में हो सकती है। आपको डीजल के व्हीकल में भी पेट्रोल पंप से पहले पेट्रोल ख़त्म हो सकता है। तो जो समझदार आदमी होता है, जब उसके पास 10% डीजल पेट्रोल या एनर्जी रह जाती है, ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी रह जाती है, तो वो उसको रिजर्व का एक अलर्ट देता है कि अब आपको इसको टॉप अप करने जाना है। तो आमतौर पे जब भी व्हीकल कहीं कोई लेके जाता है तो अर्बन एरिया में कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप घर के ये जो नॉर्मल पॉइंट है इससे भी अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। उसको स्लो चार्जिंग कहते हैं, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। आप जो इंफ्रा की बात कर रहे हैं, फास्ट चार्जिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें गाड़ी आधे घंटे में टॉप अप हो जाती है। अगर आप स्लो चार्जिंग करेंगे तो उसमें घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 से 5 गुना समय बढ़ जाता है। यही तो बात है ना कि मान लीजिए मैं अब कहीं जा रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे दिल्ली से देहरादून कोई जा रहा है, 210 किलोमीटर की दूरी है। अब बैटरी किसी ने चार्ज की नहीं कि उसका बैटरी एग्जॉस्ट हो गई। अब कोई ये तो नहीं कर सकता ना कि हाईवे पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, चार्जिंग पॉइंट्स ही नहीं बने। तो ऐसे में आपको लगता है कि भारत कभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे डिपेंडेंसी रख पाएगा या लोग लेंगे? क्योंकि देखिए, इंटरसिटी तो ट्रांसपोर्ट करना ऐसा तो नहीं है कि लोग एक ही जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो वो भी अर्बन एरियाज़ में। उसको अगर थोड़ा बड़ा करके देखें कि मैं यहाँ से 400 किलोमीटर जाना चाहूँ तो चार्जिंग पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। जी, इसमें आप थोड़ा सा बहुत 5-6 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं। आज की टाइम में जो गाड़ी है वो टॉपअप आराम से, जो अच्छे व्हीकल 4 व्हीलर आए 500 किलोमीटर तक रन करते हैं। जो थोड़े सिटी में चलने वाले व्हीकल वो 250 रन करते हैं। तो इन द सेंस अगर आपको 200-250 किलोमीटर जाना है तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, आप कंटिन्यू व्हीकल रन करते हैं। मुझे डीजल की गाड़ी भी अगर कहीं पे लेके जानी हो तो मैं उसको पहले पेट्रोल पंप पे जाके टॉप अप करता हूँ, उसके
टायर की हवा को चेक करता हूँ। ऐसे ईवी को जब आपको कहीं लेके जाना है तो आप अपनी बैटरी टॉप अप करते हैं, तो कहीं पे भी 250 किलोमीटर से नीचे तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे छोटी बैटरी का सबसे सस्ता व्हीकल है। और ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस समय लगभग, बात तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है अभी, शायद हम लोग उसके लिए या समय लगेगा उसमें। नहीं, आपको मैं थोड़ा टेक्निकली और ले जाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास 20 किलोवाट या 40 किलोवाट या 60 किलोवाट का कार है, उसको टॉप अप करने के लिए जो मुझे करंट चाहिए या 20 किलोवाट चाहिए या 40 चाहिए या 60 चाहिए, अगर मैं उसको स्मार्ट चार्जर से, जो आप बोल रहे हैं चार्जिंग इंफ्रा में लगा होता है बड़ा चार्जर जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, टॉप अप करता हूँ तो 30 से 40 मिनट में मेरी गाड़ी टॉप अप हो जाती है। परंतु मेरे पास उस कार में मैन्युफैक्चरर ने एक छोटा चार्जर दिया है जो डिक्की में पड़ा हुआ है, मैं उसको अपने घर पे ओवरनाइट चार्ज कर सकता हूँ। उसमें चार्जिंग मतलब 10 गुना नीचे होती है, तो जो 30 मिनट या 40 मिनट में चार्ज होना है वो 6 घंटे में चार्ज होगा व्हीकल, पर उसको दिक्कत नहीं है। तो इमरजेंसी में वो चार्जर बीच में पड़ा है, सिर्फ स्लो एंड फास्ट चार्जिंग के फ़र्क में। तो आप जो डिस्कस कर रहे हैं वो फास्ट चार्जिंग इंफ्रा की बात कर रहे हैं। स्लो चार्जिंग तो हर घर के अंदर आप किसी भी 15 एम्पियर के प्लग में आप लगा के अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, जो छोटा चार्जर है उससे। तो सर आपको क्या लगता है कि कब तक तैयार हो जाएगा भारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल में? जब ज़्यादातर गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिखें और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाए, ऐसा आप तो कोई टाइम देखते हैं कि जब वो तैयार हो जाएगा? भारत तैयार है, गाड़ियाँ खरीदनी है लोगों ने, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको डीजल की गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी सड़क पे बिना पेट्रोल के खड़ी हुई दिख जाएगी, आपको ईवी कभी भी सड़क पे खड़ी हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर अभी स्वैप बैटरी भी आ रही है। स्वैप बैटरी का अर्थ है कि आपको बहुत सारी कंपनी ऐसी फैसिलिटी दे रही हैं कि अगर आपको इधर से उधर ट्रैवल करना है तो आप अपनी बैटरी एक्सचेंज करके जो ऑलरेडी चार्ज बैटरी है वो अनचार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इतना स्मार्ट हो चुका है, जैसे हम लोग पहले मोबाइल फ़ोन लेते थे तो बैटरी अलग से हट जाती थी, हम दूसरी बैटरी लगा लेते थे, जैसे वायरलेस में होता है। गाड़ी में ऑलरेडी वो फैसिलिटी अभी है, परंतु बैटरीज इतनी स्मार्ट और फास्ट हो चुकी हैं और चार्जर इतने फास्ट हो चुके हैं कि आप और मैं अभी मान लीजिए बात कर रहे हैं तो मेरी गाड़ी नीचे टॉपअप हो जाएगी इतनी देर में। अगर हम बात करें तो सरकार भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे कुछ बेनिफिट्स देती है, किस तरह के बेनिफिट देती है? देखिए, सरकार मोटिवेट करती है बायर को और मैन्युफैक्चरर को। तो सरकार ने फेम सब्सिडी 1 लेके आए, जो पैसा था उससे ज़्यादा लोगों ने गाड़ियाँ खरीद ली, तो वो पैसा ख़त्म हो गया। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा पैसा सरकार को सब्सिडी में देने के लिए फिर फेम 2 सब्सिडी लेके आए, जो 10,000 करोड़ के आसपास थी, उसमें 15% के आसपास इंफ्रा में सरकार को लगाना था, बाकी उनको जो सा है 85% जो सा है गाड़ियों के खरीदने में। सरकार की अपनी ही परचेज इतनी बड़ी है, बसेज लेके आनी है उनको, सरकार को अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको डीजल पेट्रोल से बाहर निकलना है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि पॉल्यूशन फ्री व्हीकल उनके पास हो और उनको बार बार पेट्रोल पंप जाने के लिए एनर्जी वेस्ट ना हो। लेकिन सीएनजी के आने के बाद भी आपको याद होगा जब सीएनजी के बारे में बातें होती थी, दिल्ली में पोल्यूशन था तो सीएनजी पहले बसों में लगाई गई, तो सीएनजी स्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो सीएनजी के जो स्टेशन होते थे उन पर लाइन लगती थी। आप कह रहे हैं कि रिप्लेसेबल बैटरीज आ जाएंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, सब्सिडी सरकार दे रही है, लेकिन उतना लोग खरीद नहीं रहे। देखिए, आप ना ईवी को आईसी इंजन से कंपेयर ना करें। आईसी इंजन सीएनजी से चले या डीजल से चले या पेट्रोल से चले, उसका फिलिंग स्टेशन सरकार के कंट्रोल में, प्राइवेट के नहीं है। ईवी तो घर घर के अंदर, जैसे आपने एक एयर कंडीशन लगाया हुआ है उतनी एनर्जी से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो हर आदमी ने घर में बिजली का मीटर लिया ही हुआ है, पर उनके लिए फैसिलिटी नहीं थी, तो उसको उठा के पंप तक जाना पड़ता था अपने वाहन को, और उसको वहीं से सिर्फ वो टॉपअप होता था। तो वो चीज़ों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कभी भी किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हर घर के अंदर उसको जरा अपना एसी का एमसीबी बंद करना है और उतनी एनर्जी को अपनी गाड़ी में डालनी है, उसकी गाड़ी एकदम टॉपअप हो जाएगी। सरकार उसके घर में बिजली का कनेक्शन दे ही रही है, और अब तो सरकार ने कह दिया कि सोलर टॉप आप लगाएं और उससे आप एनर्जी यूज़ करें, तो फ्री की एनर्जी भी सूर्य देवता देते ही हैं। और मैं तो एक कार्यक्रम में गया था, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री साथ में थे, मैसूर में वहाँ के लोकल एमएलए थे, उन्होंने 5,000 घरों में 2 किलोवाट का कनेक्शन लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें स्कूटर के लिए तो एनर्जी इमीडिएट ही मिल जाती है कि स्कूटर के लिए कभी खर्चा ही नहीं होगा जीवन के अंदर, और जो बाकी है वो काम बाकी जगह एनर्जी यूज़ करेगा सोलर से। सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है भारत में?
मैं मैन्युफैक्चरर से लेकर छोटे छोटे पार्ट्स बनाने से लेकर सबकी बात कर रहा हूँ, गाड़ी बनाने तक। देखिए, जो व्हीकल्स होते हैं वो 1988 मोटर व्हीकल एक्ट और 1989 मोटर व्हीकल रूल के अंडर बनते हैं, चलते हैं, बिकते हैं और सारा काम होता है। किसी भी वाहन के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं उनकी सर्टिफिकेशन होती है रोड सेफ्टी के ऊपर। होमोलोगेशन सर्टिफिकेशन वाहन का होता है। इनफैक्ट उसके जो टेस्ट होते हैं, मान लो फ्लड टेस्ट है या मॉइस्चर टेस्ट है या ब्रेक टेस्ट है या उसके जितने भी तरह के टेस्ट हैं, तो उन पार्ट्स को सर्टिफाइड होना पड़ता है। तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी हो चुकी है। आईसी इंजन में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अपने सेकंड जनरेशन को लेके आ चुके हैं। बहुत ऐसे एंटरप्रेन्योर आपको छोटी आयु के लोग मिलेंगे जिनके बाप दादा आईसी इंजन का कुछ ना कुछ करते थे, पर आज उन्होंने पूरा प्लांट ईवी के पार्ट्स बनाने के लिए कन्वर्ट किया है। और इसमें आप जितनी भी तरह की लाइट्स देख रहे हैं या टायर, रिम, अलॉय या मोटर, कंट्रोलर, हार्नेस या हॉर्न, रियर व्यू मिरर और कितने ही तरह के सभी ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड पार्ट, BIS, AIS पार्ट्स, ये सब की सर्टिफिकेशन के लिए इंडस्ट्री ने अपने प्लांट लगाने शुरू कर दिए। हम तो आपके माध्यम से बस लोगों को ये कह रहे हैं कि तुरंत गाड़ी खरीदने के लिए घर से निकले। मैं इंडस्ट्री से मतलब ये कितनी बड़ी वैल्यूएशन में मार्केट देखा जाए तो कितना बड़ा मार्केट है भाई? आईसी इंजन का लगभग 8%। आईसी मतलब क्या है पहले वो जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले इंजन हैं और जो ईवी है वो मोटर से चलती है, बिजली से चलती है, वो फ्यूल से चलता है। तो इन दोनों में इंजन पेटेंट बेस्ड है और वो पेटेंट के कारण कुछ ही लोगों का देश में कंट्रोल था। तो सिर्फ उतने ही लोग जो कॉरपोरेट हैं वो ही उसका मुनाफा लेके अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि इंजन सिर्फ उन्हीं को मिलता था। मान लीजिए मुझे आज 2 व्हीलर लॉन्च करना है तो मैं आ ही नहीं सकता था मैन्युफैक्चरिंग में, तो मुझे उसका सिर्फ डीलर बन के रहना पड़ता था या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आखिरी के अंदर उसको आफ्टर सेल के लिए अंदर। अभी ईवी में इसीलिए इतने सारे लोग आ गए, उन्होंने 8% धंधा तो अभी तक उनका कन्वर्ट कर चुके हैं इसमें और धीरे धीरे और कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार ये चाहती है कि जो क्रूड ऑयल है वो उससे लोग हटें ताकि जो इकॉनमी है वो आगे आए और आपको दिखेगा कि भारत की इकॉनमी में ईवी का बहुत बड़ा हाथ होगा। और जो क्रूड ऑयल के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वो धीरे धीरे अदर एनर्जी में जाएगी और हमारा जो प्रतिशत है डॉलर का और सबका, वो धीरे धीरे हम लोग समृद्ध होते जाएंगे। आपको लगता है कि सरकार इसकी दिशा में कुछ सीरियस कदम उठा रही है? देखिए, मैं तो एक ही मिनिस्ट्री से ही सारी बात खत्म कर देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे इतनी सीरियसली इस पे काम करती है कि आप समझें कि हमने जब ये काम शुरू किया 2014 में, जब नई सरकार आई और ने जब ये काम के लिए सब लोगों से मिलना शुरू किया, तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेके कोई बहुत बड़ा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर दिक्कत समझा गया। और गजट के बाद जब एक्ट चेंज करने की बात आई तो वो राष्ट्रपति जी के पास गए, प्रणब मुखर्जी के पास। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ईवी के छोटे व्हीकल्स के लिए मतलब अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, स्पीड के काम की बात कर रहा हूँ। ऑपोजिशन ने विरोध किया कि आप कुछ भी लाएंगे हम उसका विरोध करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लाने के लिए तुरंत निर्णय लेना है। तो उसी दिन वो काम हुआ। और उसके बाद जब बाद में कुछ महीनों के बाद जब दोबारा पार्लियामेंट लगी और फिर राज्यसभा से भी पास हुआ, और हर काम में प्रधानमंत्री जी ने रात को अगर फाइल गई होगी तो सुबह 9:30 बजे टीवी पे चलता हुआ आ रहा था कि इसके लिए पास किया, इसके लिए पास किया। इतनी स्पीड तो मैंने कभी देखी ही नहीं जितनी इस मिनिस्ट्री ने खड़ा करके और इतने सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट खड़ी की। और आप देखो कि मंत्री जी जब बोलते हैं तो वो गर्व से बोलते हैं, उन्होंने इतने मिलियन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत रोजगार योजना के अंदर लेके आए और वो नौकरी छोड़ के आज अपना व्यापार कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं 10 मिलियन से ऊपर जा चुके हैं। जो ये मोटर व्हीकल एक्ट है मतलब उसमें चेंजेस किए, तो जो ई रिक्शाज है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी शुरू में। देखिए, आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी ये सोचते थे, सपना था कि आदमी आदमी को ना खींचे। कहीं ना कहीं ये बात जौन सा है उस विचारधारा से चलती हुई जब सत्ता में सरकार आई तो को लगा कि इस पे काम होना चाहिए। और बिल्कुल राइट आदमी से कि आदमी आदमी को ना खींचे, इस पे काम करें। जब पहले साधन नहीं थे
तब तो नहीं थे, पर अभी तो मोटर से उसको एनर्जी मिलने से पैडल चलाना बंद हो सकता था। तो गडकरी जी ने एकदम इमरजेंसी लेवल के ऊपर इसके ऊपर और उस गजट से जो पैडी कैप है उसको रिप्लेस किया। तो आप देखो कि हिंदुस्तान के अंदर कलकत्ता जैसे शहर के अंदर बंगाल में हाथ से खींचते हैं, वो पैडल भी नहीं मारते। मतलब उस पर इतने भी पैसे नहीं है कि आगे वो तीसरा पहिया लगा ले और नीचे एक चेन पुली लगा के पैर से खींचे, हाथ से खींच रहा है। और वो लगभग 6,000 से ऊपर खींचने वाले लोग थे, और पैडल से खींचने वाले लोगों की तो कोई गिनती नहीं थी। जो सवारी भी खींचता था और माल को भी इधर से उधर ले जाता था। जो दीनदयाल जी ने सपना सोचा था कि मैं कभी इस पे नहीं बैठूंगा, वो आज सपना सच होता हुआ नज़र आया, और सरकार ने उसके लिए प्रण लिया। और आप जो बोल रहे हो कि ई रिक्शा बढ़ गए, तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है। इतने अनएम्प्लॉयड लोग जो उनसे पैडल रिक्शा चलाते थे वो इसमें कन्वर्ट होके आए। आज उनको लगभग 5 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। मतलब अगर वो पैडल रिक्शा चला कर 300-400 कमाता था, आज वो 1500 से ऊपर लेके जाता है। महीने का 45,000 रुपया होता है। और कहीं ना कहीं जब मुद्रा बैंक योजना लॉन्च हुई और प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए सभी लोगों को बुलाया, तो ई रिक्शा की एसोसिएशंस को भी बुलाया देश की। हम अपनी फेडरेशन के अंतर्गत लेके गए। तो जो 5.5 करोड़ लोग आखिरी परिवार थे जो नौकरी करते थे उस समय 8-10 हज़ार 6,000 की, उनको इकॉनमी में एक लेवल ऊपर लेके आना था। कहीं ना कहीं वो रोज़ के 400-500 से बढ़ के 1500 और 2,000 की पर डे की इनकम पे जाएं। तो उसमें ई रिक्शा को सबसे आगे रखा गया। इसीलिए एक्ट, रूल और एडवाइजरी, नोटिफिकेशन और इस पर बड़ी स्पीड से काम हुआ, और सीधा कहा गया कि जो आखिरी आदमी का जीवन स्तर बदल सकता है ऐसे कानून को तुरंत लेके आना है और इसको खड़ा करना है। और इसी वजह से ई रिक्शा आपको दिख रहा है, क्योंकि पैडी कैप खत्म हो रहा है, और जो 1-आधा% रह गया वो भी खत्म हो जाएगा, और वो सपना साकार होगा दीनदयाल जी उपाध्याय जी का। नहीं, मेरे को ये समझना है कि देखिए सरकार जो कर रही है उतना तो सफिशिएंट नहीं है उस हिसाब से, लेकिन मेरे को ये समझना है कि ई व्हीकल जो है वो कब तक भारत में, आपको ऐसा लगता है कि सड़कों पर ज़्यादातर ई व्हीकल्स ही नजर आएंगी? देखिए, हमने पहले ये लक्ष्य 2020 रखा था, पर जो आईसी इंजन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि उनको कुछ ही वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले ही यूरो 6 के लिए प्लांट सारे कन्वर्ट किए थे। अब उनको लगता है कि हमने इतना पैसा खर्चा, तो उनका इंटरेस्ट नहीं बना। बाद में कोरोना आ गया, इंडस्ट्री पूरी डिप हो गई, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री डिप हो गई, उसमें व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर की डिप हो गई। अब कहीं ना कहीं अगर उनको एक लेवल आगे यूरोप पे जाना था, तो अब वो ईवी में जाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा ही है कि हिंदुस्तान, भारत की जो टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं, और उन प्लांट में जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो बैटरी पैक हैं और बाकी चीज़ें, वो इतनी स्मार्ट हैं कि हम दुनिया को मुकाबला दे रहे हैं। अब लोग उसको अट्रैक्ट होकर उसमें आ रहे हैं। थोड़ा सा गैप ये, क्योंकि हम लोग बैटरी पैक पे थर्ड कंट्री पे डिपेंड करते हैं। आगे हम आपसे बात करेंगे वो भी क्या दिक्कत है, उसके कारण थोड़ी कंट्री पे डिपेंड करते हैं। चाइना पे है क्या कि 98.5% शेयर जो है लिथियम आयन बैटरी का पेटेंट और ये सब मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना के कंट्रोल में है। आप अगर अमेरिका में किसी भी कंपनी से टाइप करके आ जाएं, आप यूरोप में किसी भी कंपनी से टाइप करके आ जाएं, आखिरी में उसके बोर्ड में 30% चाइनीज़ जो सा कंपनी निकल के आती है, और चाइनीज़ बोर्ड के अंदर बैठ के आपसे डील फाइनल करता है, और उसका रेवेन्यू वहाँ से घूम के वापस चाइना में जाता है। अब यहाँ तो सेम पेटेंट टेक्नोलॉजी की रिप्लेसमेंट दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ के साइंटिस्ट खड़ी करें, या जो और एंटरप्रेन्योर हैं नए पेटेंट लेके आएँ, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ खड़ी हो, तो कहीं ना कहीं हमें जो बैटरी बैंक हैं, जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, वो यहाँ खड़े करने, जिसके लिए भारत सरकार ने PIL स्कीम लेके आया, और बड़े बड़े लोगों ने इसके प्लांट लगाने शुरू किए। वो प्लांट लगने में भी कई वर्ष लगते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आप समझो कि आप क्रूड ऑयल को रिप्लेस कर रहे हो, तो वहाँ कहाँ डिगिंग होती है, कहाँ से शिप होता है, कहाँ से लाइन से आता है, पंपों पे जाता है, गाड़ी में जाता है, और लिथियम बैटरी सोर्सिंग, लिथियम, और फिर सेल बनना, सेल से बैटरी बनना, टेस्टिंग, गाड़ी में जाना। तो अभी मुझे लगता है 2027 तक ये हो जाएगा। और जो 10 साल पहले लिथियम बैटरी पर वोल्ट का प्राइस था, वो आज 20% रह गया है। मान लो उस समय जो 1.5 लाख की बैटरी होती थी, वो कहीं ना कहीं मतलब 20% रह गई है। आज 30,000 प्लस माइनस में मिलती होगी।
तो जब वो हिंदुस्तान में बननी शुरू हो जाएगी तो वो तो इंडस्ट्री पूरी कंट्रोल में आ जाएगी, और प्राइस जोन से हैं वो कहीं ना कहीं आईसी इंजन जो फ्यूल है उससे हटके इसमें हम मैच ही कर देंगे। तो इसलिए लोग थोड़ा एज करते हैं कि इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा लगती है डीजल पेट्रोल की गाड़ी से, इसलिए। परंतु जो रनिंग कॉस्ट है वो इसकी उससे ना के बराबर है। लेकिन अनुज जी, अगर जैसे मैं गाड़ी लेने जाऊंगा अभी, तो मैं तो अपने लिए क्या देखूंगा कि मेरे पास पार्किंग है, मैं वहाँ गाड़ी खड़ी कर दूंगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ सोचूंगा तो मैं सोचूंगा कि वहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन लगाना है, उसका कॉस्ट भी देखना है, चार्जिंग का पैसा भी देखना है, और वो चार्जिंग स्टेशन का मेंटेनेंस और गाड़ी का मेंटेनेंस भी देखना है। देखिए, जब आप डीजल पेट्रोल की गाड़ी खरीदते हैं ना, तो उसको आपको रोज़ पेट्रोल पंप पे ले जाके भरना है और वापस लाना है। तो 10% फ्यूल तो आपका इसी में खर्च हो जाता है। मान लो 100 रुपये में 10 रुपये तो आपके आने जाने में लग जाते हैं, बार बार पंप। फिर आपको कुछ समय बाद जब उसकी सर्विस करनी होती है तो इंजन जोन सा है उसको सर्विस करने में आपका पैसा बहुत सारा चला जाता है। ईवी के अंदर तो कोई खर्चा ही नहीं है, जो इसमें एसी और डीसी मोटर लगी हैं, और डीसी भी BLDC मोटर लगी हैं, वो ख़राब ही नहीं होती हैं। आपके घर में जो डेक लगा होगा उसमें जो कैसेट चलती है तो वो छोटी सी जो BLDC मोटर है वही छोटे व्हीकल्स में लगी है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, बड़े में तो एसी लगी है, ख़राब ही नहीं होती। पानी के अंदर चलाओ तब भी ख़राब नहीं होती, मॉइस्चर में चलाओ तब भी ख़राब नहीं होती। सर्विस ही नहीं है कुछ। सर्विस क्या है कि टायर घिसा टायर नहीं लगेगा, ब्रेक मारते हो ब्रेक शू, डिफरेंशियल के अंदर ऑयल चेंज, इसके अलावा कुछ उसमें होता ही नहीं है, वॉशिंग है बस, और खर्चा आपका है ही नहीं। और जो आप गाड़ी की पार्किंग की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए सरकार अभी गाड़ी की पार्किंग, मुझे पार्किंग में, क्योंकि अगर मुझे वो गाड़ी यूज़ करनी है तो मुझे चार्जिंग भी देनी पड़ेगी उसको। मैं वही बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए कहीं माला ऊपर की बिल्डिंग में रहते हैं, तो जो इनलीगल घर बने हैं उनको तो पार्किंग की दिक्कत आज भी है, आगे भी रहेगी। जो लीगल घर हैं उसमें तो नीचे जो स्टिल पार्किंग है उसके अंदर गाड़ी अंदर आ जाती है, तो आपको बिजली का कनेक्शन वहाँ देना है। तो जब आप स्लो चार्जिंग करते हैं तो ओवरनाइट में वो टॉपअप हो जाता है। जब आप अपने घर में रात को 8 बजे 9 बजे जाके गाड़ी लगाएंगे, तो आप जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे तो एक तार, जैसे मोबाइल की तार है या आपके लैपटॉप की तार है, ऐसी थोड़ी मोटी तार है, वो आपने सिर्फ गाड़ी में लगानी है और वो 8 घंटे में टॉपअप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए 14वें फ्लोर पे रहता तो वहाँ से कौन सा एक्सटेंशन आएगा? नहीं, मैं 17वें फ्लोर पे रहता हूँ जी, और मैंने अपनी सोसाइटी को कहा कि मुझे कनेक्शन दे दो, उसने दे दिया। आपको सिर्फ बिजली का कनेक्शन ही तो अपनी पार्किंग में लेना है, सभी सोसाइटीज को देना ही पड़ेगा, यही प्रावधान है, और वो दे रही हैं। ये आप और हम सिर्फ फास्ट चार्जिंग के लिए बहस कर रहे हैं, स्लो चार्जिंग तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह। जिस जगह हम बैठे हैं इनके यहाँ पर भी स्लो चार्जिंग नीचे अवेलेबल है। फास्ट चार्जिंग के लिए हमें सिर्फ इंफ्रा में मदद चाहिए। वही कह रहा हूँ आपसे कि फास्ट चार्जिंग अगर किसी को करना है, मान लीजिए मैं अगर लेना चाहूँ, तो उसका कॉस्ट भी तो जुड़ जाएगा ना मेरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। देखिए, फास्ट चार्जिंग तो थर्ड पार्टी की होती है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो होटल के खाने की कीमत ज़्यादा, अपने घर में खाना खाते हैं तो वो 10 रुपये में खाना खाते हैं, होटल में 40 रुपये का खाना खाते हैं। तो फास्ट चार्जिंग तो थर्ड पार्टी आपको फैसिलिटी दे रही है। आपके घर के आसपास आप ऐप में डालें, जो घर के सबसे नज़दीक का है वहाँ जाके आप आधे घंटे में टॉपअप करके ले आएँ। जैसे पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं 10 मिनट लगते हैं, इसमें 30 मिनट लगेंगे। तो जैसे होटल में खाना खाना है वैसी फास्ट चार्जिंग है, आपको बाहर से गाड़ी टॉपअप करनी है, और कीमत उसकी लगभग दुगनी के आसपास आती है, क्योंकि उसका भी पैसा लगा हुआ है। उसने इतना महंगा 10 लाख रुपए का चार्जर लगाया है। जो आप कितना लगता है पैसा? लगभग 30 किलोवाट का जो चार्जर है उसको कहीं लगाने के लिए लगभग 6.5 लाख से 10 लाख रुपए तक लगता है, डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी का लगाया है। और हाई स्पीड चार्जर बना रही हैं और वो सड़कों पे लग भी गए हैं। और सिर्फ कीमत का फ़र्क है कि पर किलोवाट जो घर में आपको 7-8 रुपये किलोवाट पड़ता है, वो उसको आपको 18 से 20 रुपये किलोवाट पड़ता है। और उसमें भी नुकसान नहीं है आपका, कोई नुकसान नहीं है आपका, क्योंकि आपको तुरंत चार्ज करके दे रहा है। रात में तो आप घर में करते हो, पर दिन में जैसे आपने बोला मैं देहरादून गया या मैं चंडीगढ़ गया और आपको रात को वापस आना है, तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी पैसा देते, इतना बजट तो आदमी लेके चलता ही है गाड़ी के अंदर। तो ये बताइए कि नगर निगम और जो लोकल बॉडीज़ हैं, क्या वो उनके पास कुछ है इसको ठीक करने के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा तो नगर निगम के पास है। नगर निगम जितनी भी पार्किंग देती हैं उनके टेंडर को उनको कन्वर्ट करना चाहिए, वो लॉन्ग लीज टेंडर करने चाहिए, ताकि जो टेंडर होल्डर है वहाँ बिजली का कनेक्शन लगा ले। अभी 1 साल का टेंडर है तो वो बिजली कनेक्शन ही इतना कीमत पे लाइन लगाएगा, उसका पैसा पूरा नहीं होता। या फिर नगर निगम खुद ही कनेक्शन करके दे दे उन्हें,
फिर वो वेंडर बदलता रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है उसके लिए पॉलिसी आड़े आती है। तो इन सब के लिए सेंट्रलाइज पॉलिसी अगर एक ही बार नीति आयोग या अर्बन डेवलपमेंट या ये सब मिलके कर दें कि इनको इतना टका, मान लो एक पार्किंग में 300 गाड़ी खड़ी होती है तो 10% के लिए तो इनको बिजली कनेक्शन देना ही पड़ेगा। तो फिर वो गैप पूरा हो जाएगा जो आप बोल रहे हो कि इंफ्रा खड़ा नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन के बिना ये इंफ्रा खड़ा हो नहीं सकता। प्राइवेट लोगों के पास लैंड कम है, ज़्यादा लैंड तो सरकार पे है, और उसमें भी वेस्ट लैंड है। हम लोग तो आपके माध्यम से दिल्ली में ही अर्बन डेवलपमेंट मंत्री को कहेंगे, वो आपके भी मित्र हैं मेरे भी मित्र हैं, कि भैया जितने फ्लाईओवर हैं या जितनी वेस्ट लैंड है वो सब आप हमें दे दो। हम लोग पीपीपी मॉडल में बहुत सारे ऐसे लोगों को एक ही बार में एक ही ऑडिटोरियम में बिठा के कर देंगे, सबको एक एक लैंड दे दो, वो बिजली कनेक्शन लेके चार्जिंग इंफ्रा खड़ा कर देंगे। सरकार को जो रेवेन्यू जाना है सरकार ले जाए, और लैंडलॉर्ड को जो रेवेन्यू जाना है लैंडलॉर्ड ले जाए, बिजली कंपनी को बिजली का बिल चला जाए, जो पैसा बचे वो जिसका धन लगा वो अपने घर ले जाए। जैसे हमारे यहाँ हाईवे बनते हैं पीपीपी मॉडल में, या बाकी बिल्डिंग्स यहाँ बाकी हो रहा है, और ये तुरंत 1 साल 2 साल में ही वेस्ट लैंड पे सारा खड़ा हो जाएगा। इतने सुंदर सुंदर फ्लाईओवर हैं, उसके नीचे जगह खाली पड़ी है, और ये सब वरदान है। मतलब सिर्फ विज़न की देर है, और विज़न उनको पता ही है। एक सवाल ये भी है सर कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो इस तरह के मॉडल्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत में उस तरह का व्हीकल आ रहा है जैसे बाकी वर्ल्ड वाइड में? देखिए, मैं ना पूरी दुनिया के सभी एक्सपोज देखता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। अमेरिका में ड्रेटेड मोटर शो होता है, जिनेवा मोटर शो स्विट्ज़रलैंड में होता है, स्टुटगार्ट जर्मनी होता है। मैं चाइना भी शो देखने जाता हूँ, फुजियान में एक बड़ा शो होता है, बहुत बड़े बड़े वेंडर्स आते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो मासेस को व्हीकल चाहिए, क्योंकि रोड हमारी अलग तरह की है, तो छोटे व्हीकल चाहिए होते हैं और ज़्यादा लंबी दूरी के नहीं चाहिए होते। उनके व्हीकल थोड़े बड़े हैं और लंबी दूरी के हिसाब से उनके बैटरी पैक भी बड़े हैं और व्हीकल की कीमत भी बड़ी है। मान लीजिए जब हमारे यहाँ मारुति 800 आई थी तो हमें लगता था कि ये छोटी गाड़ी है, परंतु वो सबसे सक्सेसफुल गाड़ी हुई, और दुनिया उस समय भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकाल रही थी। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो टॉप जर्मन कंपनीज हैं या जापानीज कंपनी हैं, वो उससे कम से कम 10 गुना महंगी गाड़ी निकालते थे और दुनिया वही चलाती थी। पर हमारे देश में जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, पूरी दुनिया इसको इंपोर्ट करेगी। आप देखेंगे वो, मान लीजिए उसको अगर $1,00,000 की गाड़ी पड़ रही है, वो सेम वही एप्लीकेशन की गाड़ी हमारे यहाँ नाना करते हुए $20,000 में मिल जाती है। उसका ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ट्रेडमार्क का फ़र्क है। उसके वहाँ जो वो बिल्ला लगा हुआ है वो बहुत महंगा बिल्ला है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सर जैसे टेस्ला और इस तरह की कार्स हैं, BYD की कार्स हैं, टेस्ला की हैं, बाकी कंपनीज की हैं, भारत में वो बिकेंगी? आपको लगता है आएंगी जल्दी? देखिए, 3 चीज़ें ईवी में गिनी जाती हैं। तीनों चीज़ें ध्यान से सुनना, आपको देखने वाले लोग इस बात से बहुत कुछ ज्ञान लेके जाएंगे। पहली बात कि गाड़ी जो सी कितनी दूर तक जाती है, तो जो जितनी दूर तक जाती है उसको अच्छा माना जाता है, और उस बात के हिसाब से लोग उसको तय करते हैं। आपने कहा कि मुझे 500 किलोमीटर जाना है, 700 जाना है, 250 जाना है, तो बेचने वाला डिसाइड कर रहा है कि टेस्ला इतने में कर रहा है, BYD इतने में कर रहा है, या हमारी हिंदुस्तान की जो टॉप 4-10 कंपनियाँ वो इतने में कर रही हैं। दूसरा, वो गाड़ी चार्ज कितनी जल्दी होती है, मतलब उसकी जो बैटरी है वो इतनी स्मार्ट होनी चाहिए कि इमीडिएट उसको करंट दें और वो इतने समय के अंदर टॉप अप करके आपको गाड़ी तैयार करके दे दे कि आप लेके सड़क पे निकल जाएं। तीसरा, कीमत। हमारे यहाँ पर उल्टा चलता है, सबसे पहले कीमत देखी जाती है, फिर बाकी चीज़ें देखी जाती हैं, पर बाकी मुल्कों में कीमत आखिरी में देखी जाती है। तो टेस्ला अगर यहाँ बिकेगी, अगर हमसे कीमत मैच करेगी तो हमारे लोग लेंगे। अगर कीमत मैच नहीं करेगी तो खड़ी खड़ी वापस चलिए, किसी को ट्रेडमार्क से कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने जेब को देखते हैं, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, अभी हमने डेवलप होना है। हमारा डॉलर अभी से जो कंपेयर है रुपए का, वो बहुत ज़्यादा है। जिस दिन कम आएगा, टेस्ला जैसी गाड़ियाँ तो कुछ नहीं है, उसके भी ऊपर की गाड़ियाँ हम लोग लेंगे। बस ये जो गैप है वो ख़त्म करने के लिए हम एक बार क्रूड ऑयल के चंगुल से बाहर आ जाएं। बात तो सही है। जैसे ही बाहर आएंगे, ये 85 का नंबर 50 का 25, और सोने की चिड़िया यही चिड़िया है कि 18% पॉपुलेशन पूरे दुनिया
के अंदर हम लोग आज 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन के कारण ही जा रहे हैं। तो आपको कब तक लगता है कि कौन सा साल तक हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ही ट्रैवल करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 2027 में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और जो इंडस्ट्री के अंदर ईवी मैन्युफैक्चर को जो स्टोरेज सिस्टम बैटरीज हैं वो कम कीमत में मिलनी शुरू हो जाएंगी और इंफ्रा तब तक पॉलिसीज़ के अंदर नीचे वाली बॉडीज़ के अंदर खड़ा हो जाएगा, तो ये लगभग उसके बाद 4 से 5 साल में खड़ा हो जाएगा। 2032 से 35 के बीच में हम लगभग 50% क्रॉस कर जाएंगे कंपेयर करके, और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्मॉल व्हीकल्स हैं इनको कन्वर्ट करेंगे 2 और 3 व्हीलर को। अभी एवरेज 2.25 लाख 2.5 लाख स्कूटर जो सा ईवी का बिकता है, और ये तुरंत किसी भी समय दिवाली से पहले तक 1 मिलियन पार हो जाएगा। और ये अभी बहुत छोटा नंबर बता रहा हूँ, फर्स्ट फेज़ में लगभग मतलब 5 मिलियन पार होना चाहिए। तो 5 मिलियन आने में कितने दिन लगेंगे वो देखने की बात है। और टोटल जो रजिस्टर्ड व्हीकल है 50% व्हीकल ईवी हो, वो मैंने आपको 2032 से 35 के बीच का बताया है। और कहीं ना कहीं हम मतलब 2047 की बात कर रहे हैं, तो उससे 10 वर्ष पहले तो हम इसको कर ही चुके होंगे।